एक मिडिल फेल राजपूत भी रहेगा, जो मिडिल फेल है, किसी काम का नहीं है, वो भी ऐसे मूंछ प्रताप देगा, लगेगा कि चित्तौड़गढ़ का महाराणा हो। चौथी फेल ब्राह्मण भी है, जो किसी काम का नहीं, एकदम नकारा आदमी है, वो भी अपने जनेऊ पर ऐसे मुग्ध रहेगा, लगेगा कि कालिदास के बाद सबसे बड़ा संस्कृत का पंडित यही हो। तो ये जातीय दंभ है, जातीय अहंकार है, जिसका कोई मतलब आधार नहीं है। आप सिर्फ अपनी जाति के आधार पर आप अकड़ हैं। मैं खुद अगड़ी जाति का हूँ, मैं खुद सवर्ण हिंदू हूँ, ऐसे बहुत लोग मुझे दलित समझते हैं। इसमें यूजीसी ने कहा है कि 5 आधारों पर आप कैंपस में भेदभाव नहीं कर सकते। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर और विकलांगता के आधार पर। बवाल में कुछ हद तक सवर्ण समाज भी बेनकाब हो गया। सवर्ण समाज का बहुत सारा जातीय अहंकार और पाखंड बहुत सारा बाहर निकल गया। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ कि यदि 10-15 दिन पहले यही नरेंद्र मोदी मतलब एकदम यशस्वी प्रधानमंत्री थे, सवर्णों के नायक थे, हिंदू हृदय सम्राट थे, और मोदी जी की हर मूर्खता भी मास्टर स्ट्रोक कहलाती थी, और वो रातों रात अचानक लोगों ने मोदी को तेली 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 कहना शुरू कर दिया। तो ये पता चल गया कि आप में कितना जातीय अहंकार भरा था कि कल तक जो हिंदू हृदय सम्राट थे वो रातों रात एक नियम आने के बाद तेली बना दिए गए। कोई भी धर्म यदि इतना ज्यादा जात पात में बटा रहेगा, ऊंच नीच में बटा रहेगा, अगड़े पिछड़ों में, दलित इसमें बटा रहेगा, वो धर्म क्या करेगा। अम्बेडकर ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा? अम्बेडकर ने कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ था क्योंकि पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू होकर मैं मरूंगा नहीं। और उन्होंने नागपुर में हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था दीक्षा भूमि में। तो जो अम्बेडकर कोई आम आदमी तो नहीं थे कि उनको किसी ने चढ़ा बढ़ा दिया था, तो बहुत बड़े विद्वान आदमी थे। तो यदि उतने बड़े विद्वान आदमी ने हिंदू धर्म को अलविदा कहा और इसी मतलब ग्राउंड पर कहा, तो इसलिए मैंने कहा कि ये तो जैसे आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो हिंदू राष्ट्र कितने समय तक टिकेगा? यदि कल्पना में आप बना भी दे तो इतना ज्यादा जात पात में बटा समाज तो नहीं टिकेगा। पटना की सड़कों पर SC/ST OBC के छात्र थे और आंदोलन कर रहे थे, और उनका मांग था कि जो स्टे लगा है यूजीसी रेगुलेशन पे उसको वापस हटाया जाए। देखिए, एक बात मैं शुरू में स्पष्ट कर दूं, मैं खुद अगड़ी जाति का हूं, मैं खुद सवर्ण हिंदू हूं। ऐसे बहुत लोग मुझे दलित समझते हैं, लेकिन मैं कायस्थ जाति से आता हूं। और फिर भी मैं ये जो यूजीसी के नियम लागू हुए हैं उनका मैं समर्थन करता हूं, स्वागत करता हूं, क्योंकि जिस तरह का भेदभाव परिसरों में होता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, तो उसके आलोक में ये ज़रूरी थे। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 रोज़ पहले इस पर स्टे लगा दिया और पहली सुनवाई में ही मतलब रोक लगा दी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पर भी कुछ टीका टिप्पणी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई मार्च में मुकर्रर की है, 19 मार्च को। और 19 मार्च को ही मुझे कुछ फैसला आने की उम्मीद नहीं लगती है, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया काफ़ी धीमी होती है। तो कुछ तारीखें तो लग जाएगी, हो सकता है इस साल का अंत भी आ जाए और तब तक ये बहस वहस होती रहे दोनों तरफ से और ये सिलसिला चलता रहे। देखिए, मैं दर्शकों को शुरू से मामला समझाता हूँ। यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, हिंदी में जिसको कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश की सबसे शक्तिशाली संस्था है। देश के जितने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब यूजीसी के अधीन काम करते हैं, और 1956 में इसका गठन हुआ था। 70 साल पुरानी संस्था है। और उसी ने इस साल 13 जनवरी को ये सख्त नियम लागू किए भेदभाव को रोकने के लिए। और उसके बाद जो सवर्ण हिंदू हैं, अगड़ी जाति के जो हिंदू हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं गुस्सा फूट गया, और वो इसको काला कानून बताने लगे और कहने लगे कि भाई इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होगा, मिसयूज़ होगा, जैसे SC/ST एक्ट का होता है, और इसके तहत बहुत सारे निर्दोष सवर्णों को फंसाया जाएगा। और ये उन्होंने 1 फरवरी को बंद भी बुलाया था, भारत बंद, जो मतलब सवर्णों के बहुत सारे संगठन हैं, करणी सेना जैसे, ऐसे बाद में वो बंद वापस ले लिया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तो ये सब बातें हैं। अब मैं बताऊंगा इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो देखिए क्या हुआ था। लगभग 10 साल पहले एक रोहित वेमुला रिसर्च स्कॉलर हुआ करते थे हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में, और एक गरीब दलित परिवार से आते थे, बहुत मेधावी थे, और वो PhD कर रहे थे। तो उनका कैंपस में कुछ लड़कों से झगड़ा हो गया और ये बात दिल्ली पहुंच गई, और उसमें स्मृति ईरानी थी, मानव संसाधन विकास मंत्री। स्मृति ईरानी ने रोहित वेमुला की फेलोशिप बंद कर दी, मतलब जो उनको छात्रवृत्ति मिलती थी वो छात्रवृत्ति रोक दी गई। और वो गरीब परिवार के थे, तो एक संकट खड़ा हो गया उनके सामने, आर्थिक संकट, और रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। तो इसको लेके और काफ़ी उन्होंने सुसाइड नोट भी लंबा चौड़ा लिखा, और इसको लेके देश में बहुत मतलब बवाल हुआ। दलित बहुजन संगठनों ने कहा कि रोहित वेमुला ने आत्महत्या नहीं की है, उनकी ये संस्थागत हत्या हुई है, मतलब एक भ्रष्ट सिस्टम ने रोहित वेमुला की जान ले ली है। राहुल गांधी ने मांग की कि एक रोहित वेमुला एक्ट बनाना चाहिए इस देश में। उसके बाद क्या हुआ, इससे मिलती जुलती एक घटना महाराष्ट्र में हुई।
वहाँ एक पायल तड़वी नाम की आदिवासी लड़की थी, मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, उसके साथ भी ऐसे ही भेदभाव होता था तो उसने भी सुसाइड कर लिया। उसके बाद ये सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को कहा कि ऐसे सख्त नियम बनाए जाए जिससे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो सके, दोबारा नहीं ये घटे। तो उसी के आलोक में यूजीसी ने ये नियम बनाए। अब नियम तो देखिए बहुत लंबे चौड़े हैं, कोई दर्शक चाहे तो यूजीसी की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, लेकिन मैं संक्षेप में बता देता हूँ नियम क्या है। इसमें यूजीसी ने कहा है कि 5 आधारों पर आप कैंपस में भेदभाव नहीं कर सकते। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर और विकलांगता के आधार पर, है ना। और यूजीसी ने कहा है कि हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर खोला जाएगा, यानी कि समान अवसर केंद्र। उसके अधीन एक इक्विटी कमेटी रहेगी, यानी समानता समिति। अब इसके हेड जो रहेंगे वो कॉलेज के प्रिंसिपल रहेंगे या यूनिवर्सिटी के वीसी रहेंगे, और इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रहेंगे, पिछड़ी जातियों के लोग रहेंगे, महिलाएं रहेंगी, सामाजिक कार्यकर्ता रहेंगे, और इसमें शिकायत दर्ज जा सकेगी, मतलब भेदभाव की। और वो समिति जांच करेगी और यदि शिकायतों को सही पाया गया तो दोषियों को कठोर दंड मिलेगा। तो मोटा मोटी यही इसका मतलब आप संक्षेप में कह सकते हैं नियमों को। और इस पर देखिए बवाल शुरू हुआ, और बवाल में कुछ हद तक सवर्ण समाज भी बेनकाब हो गया। सवर्ण समाज का बहुत सारा जातीय अहंकार और पाखंड बहुत सारा बाहर निकल गया। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ कि यदि 10-15 दिन पहले यही नरेंद्र मोदी मतलब एकदम यशस्वी प्रधानमंत्री थे, सवर्णों के नायक थे, हिंदू हृदय सम्राट थे, और मोदी जी की हर मूर्खता भी मास्टर स्ट्रोक कहलाती थी, और वो रातों रात अचानक लोगों ने मोदी को तेली 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 कहना शुरू कर दिया। तो ये पता चल गया कि आप में कितना जातीय अहंकार भरा था कि कल तक जो हिंदू हृदय सम्राट थे वो रातों रात एक नियम आने के बाद तेली बना दिए गए। तो वो सब भी था, बहुत सारी चीज़ें इसमें देखिए, बहुत सारे लोगों का मुखौटा उतर गया। बहुत लोग जो कहते थे कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, और हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, अचानक वो हिंदू की जगह अगड़ी जाति के देखे गए, और कल तक जो हिंदू खतरे में है बात होती थी वो सवर्ण खतरे में बात हो गई। तो चलिए इसके बहाने एक अच्छा काम हुआ कि समाज में बहुत सारे लोगों के चेहरे से मुखौटा उतरा, बहुत लोगों का पाखंड बाहर आ गया, बहुत सारा कचरा बाहर आया, और हिंदू राष्ट्र कितना मतलब बालू की बुनियाद पर खड़ा हुआ है, इतना जात पात वाला देश, वो भी एक हो गया। और देखिए पिछड़ी जातियाँ तो मुसलमानों में भी होती है, अनुसूचित जाति और जनजाति तो नहीं होती है, लेकिन पिछड़ी जातियाँ मुसलमानों में भी होती है। और मुसलमानों की भी 3 जातियाँ अगड़ी जातियाँ होती है, शेख, सैयद और पठान। लेकिन मुसलमानों ने इसमें एक तरह से आप कह सकते हैं तमाशा ही देखा। मुसलमानों का कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है, उनको शायद वो खुशी हो रहे होंगे कि ये अब हिंदू राष्ट्र का फलूदा बन रहा है, अगड़े पिछड़े लड़ रहे हैं। तो सारा मामला यही है। और सर एक आपने कहा कि हिंदू धर्म की आपने बात की, बालू के भीत पे, ऐसा क्यों, कैसे डिफाइन कीजिए सर इसको, क्यों कहा आपने ऐसा? अब बालू की भीत पर है, कोई भी धर्म यदि इतना ज़्यादा जात पात में बटा रहेगा, ऊंच नीच में बटा रहेगा, है ना, अगड़े पिछड़ों में, दलित इसमें बटा रहेगा, तो मैं तो इतिहास का स्टूडेंट हूँ, बहुत सारी बातें हम लोगों ने इतिहास में भी पढ़ी थी। तो वो धर्म क्या ये करेगा? अंबेडकर ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा? अंबेडकर ने कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ था क्योंकि पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू होकर मैं मरूंगा नहीं। और उन्होंने नागपुर में हज़ारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था दीक्षा भूमि में। तो जो अंबेडकर कोई आम आदमी तो नहीं थे कि उनको किसी ने चढ़ा बढ़ा दिया था, तो बहुत बड़े विद्वान आदमी थे। तो यदि उतने बड़े विद्वान आदमी ने हिंदू धर्म को अलविदा कहा और इसी मतलब ग्राउंड पर कहा, तो इसलिए मैंने कहा कि ये तो बालू पर आपका ये है। जैसे आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो हिंदू राष्ट्र कितने समय तक टिकेगा? यदि कल्पना में आप बना भी दे तो इतना ज़्यादा जात पात में बटा समाज तो नहीं टिकेगा। तो ये सब बातें हैं। अब मैं यही लोगों से कहूँगा कि ठीक है, मतलब दलित बहुजनों से मैं ये कहूँगा कि ये नहीं सोचे कि ये कानून रद्द हो जाएंगे, इसलिए नहीं रद्द होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही ये कानून बने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा, जो मेरी समझ है, कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ संशोधन करा के आदेश दे सकता है। जैसे एक संशोधन जो लगता है सुप्रीम कोर्ट करा देगा कि यदि कोई शिकायत झूठी और मनगढ़ंत पाई जाए तो ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को भी सजा मिले। जी जी। आज जो बहुजन छात्र सड़कों पर थे, तो कैसे देखते हैं? जैसे कि सवर्ण समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनका व्यापक विरोध नहीं था, सोशल मीडिया पे था, मीडिया में था, लेकिन सड़कों पे नहीं था। कॉल किया गया था 1 फरवरी को, लेकिन उससे पहले ही स्टे लगा दिया गया। तो इतना जल्दी क्विक रिएक्शन होता है, उनकी बातें बहुत जल्दी सुन ली जाती है, ऐसा
आपको लगता है? और बहुजन जो है वो आंदोलन करते हैं, अपनी मांग करते हैं, जैसे किसान आंदोलन हुआ कई लगभग सालों भर चला, 13 महीने चले, लेकिन फिर भी नहीं सुना गया। तो इसको कैसे देख रहे हैं सर? अब ये तो हमारे समाज की हकीकत है ही कि जो एक ऐसे पहले की तुलना में बहुत बदलाव आया है। पिछले 100 साल में 200 साल में बहुत बदलाव हुआ। अब दलित बहुजनों को भी बहुत शक्तियाँ मिली हैं, बहुत जागरूकता भी आई है, शिक्षा भी आई है। लेकिन हाँ, अभी भी ये स्थिति है कि ठीक है, सवर्ण लोग, अगड़ी जातियों के लोग संख्या में तो बहुत कम है, मुट्ठी भर हैं, लेकिन ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा दौलत वाले हैं, और जिसको सिस्टम कहते हैं, वो सिस्टम पर उनका काफ़ी हद तक नियंत्रण है। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ों को वो कर देते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगाई, इस पर भी काफ़ी टीका टिप्पणी हुई। लोगों ने SIR से तुलना की, सुप्रीम कोर्ट से लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल किया कि जब बिहार में SIR हो रहा था, मतदाता सूची से नाम काटे जा रहे थे, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ तारीख पर तारीख पर तारीख देता गया, और मतलब बिहार के चुनाव भी हो गए, नतीजे भी आ गए, सरकार भी बन गई, और अभी भी सुनवाई जारी है। तो लोगों ने कहा कि इतनी फुर्ती क्या है। तो अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट पर बहुत टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन देखिए, न्यायपालिका हो या कोई भी हो, सबका तो मूल्यांकन आखिर में जनता ही करेगी। एक कुणाल कामरा है, कॉमेडियन, उनका एक अभी बहुत वायरल हो रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाते हुए कह रहा है कि ये ब्राह्मण बनिया आर्बिट्रेशन सेंटर है ना। तो अब कॉमेडियन लोगों ने खुलेआम मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। तो ये बात है, लेकिन फिर मैं यही दलित बहुजनों से कहूँगा कि वो धैर्य रखें, और धैर्य रखेंगे तो ये कानून देखिए बन चुका है, इसमें मामूली संशोधन होंगे, और ये कानून अब वापस नहीं लिया जा सकता है। जी सर, आपने शुरू में कहा कि मैं खुद एक कायस्थ हूँ, सवर्ण समुदाय से आता हूँ। सर, आपसे जानना चाहते हैं, आपने ये भी जिक्र किया कि कैसे सवर्ण समुदाय के लोगों का जो जातीय दम्भ था वो बाहर निकल कर आया। बिल्कुल, सभी लोगों का नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों का। तो जो सवर्ण समुदाय का जो मानसिकता है सोचने का, वो दलितों के प्रति, बहुजनों के प्रति क्या है सर? किस तरीके से वो सोचते हैं? अब देखिए, जो भी मैं बात कर रहा हूँ ज़्यादातर सवर्णों पर लागू होती है। मेरे जैसे अपवाद स्वरूप भी हैं, लेकिन हम लोग तो खैर लेफ्टिस्ट हैं, स्कूल के दिनों से वामपंथी रहे हैं, तो और फिर अम्बेडकरवादी हैं, तो हम लोग की विचारधारा अलग है। लेकिन ज़्यादातर सवर्णों पर कुछ बातें लागू होती है। ज़्यादातर जो सवर्ण भारत में होते हैं वो सांप्रदायिक भी होते हैं और जातिवादी भी होते हैं। सांप्रदायिक का मतलब कि उनको मुसलमानों से भी काफ़ी मतलब एलर्जी रहती है, नफरत रहती है, और जातिवादी मतलब वो उनको दलित बहुजनों से भी काफ़ी मतलब एलर्जी रहती है। और अगर उन ज़्यादातर सवर्णों का भारत में सपना रहता है कि मुसलमानों का मताधिकार छिन जाए और दलितों का आरक्षण छिन जाए। और ये सवर्ण जो मोदी के इतने बड़े चमचे बने फिर रहे हैं अभी भी, उसकी एक यही वजह थी कि इनको नरेंद्र मोदी में लगा कि ये व्यक्ति हो सकता है ऐसे सपनों का भारत बना दे जहाँ मुसलमानों का मताधिकार छीन लिया जाए और दलितों का आरक्षण छीन लिया जाए। तो जातीय दंभ तो है ही। देखिए, सवर्णों के साथ दिक्कत क्या हो गई है कि सैकड़ों साल तक हमारे समाज में जो जाति प्रथा रही ना, इतना ज़्यादा ऊंच नीच छुआछूत कि ज़्यादातर जो सवर्ण हैं, पढ़े लिखों की मैं बात कर रहा हूँ, मेरा तो ज़्यादा उठना बैठना पढ़े लिखे सवर्णों के साथ ही होता है, उनमें भी एक ये आ गया है जिसको आप कह सकते हैं जातीय अहंकार आ गया है ना। ये कहावत है कि रस्सी जल जाती है लेकिन ऐंठन नहीं जाती है, उसका बल नहीं ख़त्म होता है। तो सवर्णों की स्थिति भी यही है कि काफ़ी हद तक उनकी ताकत अब पहले की तुलना में घट चुकी है। इतना जो सुधारवादी आंदोलन हुआ, संविधान आया, अम्बेडकर आया, आरक्षण आया, लेकिन एक आम सवर्ण में आप देखेंगे कि एक आज भी एक आप जातीय अहंकार पाएंगे। एक मिडिल फेल राजपूत भी रहेगा जो मिडिल फेल है, किसी काम का नहीं है, वो भी ऐसे मूंछ प्रताप देगा, लगेगा कि चित्तौड़गढ़ का महाराणा हो, है ना। या एक मान लीजिए चौथी फेल ब्राह्मण भी है जो किसी काम का नहीं, एकदम नकारा आदमी है, वो भी अपने जनेऊ पर ऐसे मुग्ध रहेगा, लगेगा कि कालिदास के बाद सबसे बड़ा संस्कृत का पंडित यही हो। तो ये जातीय दंभ है, जातीय अहंकार है, जिसका कोई मतलब आधार नहीं है। आप सिर्फ अपनी जाति के आधार पर आप अकड़ रहे हैं। तो कई बार उन पर दया भी आती है कि भाई क्या हो गया है, मतलब लगता है कि इनकी बुद्धि को क्या हो गया है। लेकिन ये समाज की सच्चाई है। और ऐसे लोग मैं तो देखता हूँ कि जो भेदभाव करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, वो भी जो ज़्यादा समझदार और अच्छे मतलब प्रगतिशील विचारों के सवर्ण है वो नहीं करते। वैसे सवर्ण करते हैं जो खुद हीन भावना के शिकार हैं, जो खुद हीन भावना के शिकार हैं। उनके पास अपनी जाति को छोड़ के मतलब इठलाने के लिए कुछ नहीं है सिवाय वो जाति जो कि एक एक्सीडेंट ऑफ बर्थ है, उस जाति में उनका जन्म हो गया है, उसमें उनका कोई मतलब अचीवमेंट नहीं है। तो वो अपनी हीन भावना से उबरने के लिए कहीं ना कहीं दलितों को, बहुजनों को नीचा दिखा के वो थोड़ा सुपीरियर बनना चाहते हैं।